खूबसूरत दिखने के लिए स्वस्थ त्वचा के साथ साथ स्वस्थ बालों का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप जूझ रहे हैं किसी बालों की परेशानी से, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का पतले होना, फ्रीजीनेस ऑफ द हेयर, या फिर आपके बाल ठीक हैं और आप एक मेंटेनेंस रूटीन ढूंढ रहे हैं कि बालों को हम कैसे हेल्दी रखें, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा। मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 14 फैक्टर्स जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे, और हम इसको डिस्कस करेंगे एक साइंटिफिक तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है एस्टैब्लिश अ रूटीन फॉर हेयर। देखिए, ज्यादातर हम में से लोग कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। हमें सबसे पहले एक हेयर्स का रूटीन बनाना होगा। रूटीन इन द सेंस कि आपका ऑयलिंग का एक रूटीन होना चाहिए, आपका शैम्पूइंग कंडीशनिंग का एक रूटीन होना चाहिए, और आपके ट्रिमिंग का एक रूटीन होना चाहिए, और आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे प्रोटीन और कुछ सिरम्स लगाते हैं, तो उनका भी एक रूटीन बनाना होगा। विदाउट अ रूटीन हेयर कैन नॉट स्टे हेल्दी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक मॉइस्चराइजेशन रूटीन की। मॉइस्चराइजेशन रूटीन मींस कि आप हेयर मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑयल यूज कर सकते हैं, बट ऑयलिंग के डेज आपको डिसाइड करने होंगे और फिक्स करने होंगे। हमारे हेक्टिक लाइफस्टाइल में हम अक्सर भूल जाते हैं कि आज वो दिन था कि हम 4 दिन हो गए मॉइस्चराइज ही नहीं किया है, हफ्ता 10 दिन हो गए हमने ऑयल ही नहीं लगाया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। डेज फिक्स कीजिए, स्पेशली जिन लोगों के ड्राई हेयर्स हैं वो लोग हफ्ते में 4 बार डेली या हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट मॉइस्चराइज जरूर करें। समय नहीं है तो नहाने से सिर्फ 15-20 मिनट पहले ही अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए, स्कैल्प में भी, हेयर्स में भी, और जिनके पास थोड़ा समय है तो वो ओवरनाइट ऑयलिंग भी कर सकते हैं। और जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन लोगों को भी मॉइस्चराइजेशन करना चाहिए। वो मॉइस्चराइजेशन से डरे नहीं, बिकॉज स्कैल्प को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा स्कैल्प हाइड्रेट रहेगा अच्छे से, तो हमारी जो इनर स्किन है वो असेस कर लेगी कि ऊपर बहुत अच्छा हाइड्रेशन है, तो वो ऑयल सिक्रेशन अपने आप ही कम कर देगी। तो इसलिए ऑलवेज नेवर फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर हेयर। आप भी ऑयली स्किन वाले लोग, आप भी अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं नहाने से 10 मिनट पहले, चाहे हफ्ते में 2 बार कीजिए या 1 बार कीजिए, बट डेफिनेटली डू सम ऑयलिंग। सेकंड थिंग आती है शैम्पू के लिए। शैम्पूज और कंडीशनर। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एक रूटीन बनाने से पहले कि शैम्पू कौन सा यूज करें, कंडीशनर कौन से यूज करें। देखिए, मैं ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं आपको। जो शैम्पूज हैं, सल्फेट और पैराबिन फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सल्फेट्स और पैराबिन्स आपके जो अपर लेयर्स हैं उसका जो नेचुरल ऑयल है उसको स्ट्रिप अवे कर देंगे, जिसकी वजह से बाल लस्टरलेस हो जाएंगे और क्यूटिकल धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्यूटिकल जो प्रोटेक्टिंग लेयर है हेयर्स की, जब वो हट जाएगी तो आपके बाल विल बी वेरी फ्रेजाइल, वो इजीली टूट जाएंगे, बीच में से भी ब्रेक हो सकते हैं। शैम्पूज के कार्टन की बैक साइड पर आप जरूर पढ़ लीजिए उसके इंग्रेडिएंट्स में, क्या उसमें वेजिटेबल ऑयल्स हैं, एचएलए, पैंथेनॉल और सिरामाइड्स, केराटिन, लॉट ऑफ कोलेजन, प्रोटीन्स, विटामिन्स, विटामिन डी, ई, ए, तो बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसमें होने चाहिए। देखिए, अगर बात कहें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस की और कुछ फ्रोथिंग एजेंट्स की, वो एक शैम्पू में, खासकर एडल्ट शैम्पू में थोड़े बहुत होते हैं, बिकॉज वो एक फील गुड फैक्टर देते हैं आपको। जब आप अच्छा फील ही नहीं करेंगे तो आपका वो मन ही नहीं करेगा। जब उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको शैम्पू पसंद भी नहीं आएगा। हाँ, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली ऐसे शैम्पूज ढूंढे जो कि फ्रेग्रेंस फ्री, डाई फ्री हो, या फिर वो बेबी शैम्पूज भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों का ऑयली स्कैल्प है वो डेली शैम्पू कर सकते हैं, और जिनकी ड्राई स्कैल्प है या ड्राई हेयर्स हैं वो लोग एवरी अदर डे और हफ्ते में 2 दिन भी वॉश करके काम चला सकते हैं। बट एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपको थोड़ा स्कैल्प में स्टिकीनेस फील है या फिर इचिंग है और ड्राई स्किन है तो वॉश करना हमेशा अच्छा रहता है। उसके बाद अच्छे से कंडीशन कीजिए, ऑयलिंग रेगुलरली कीजिए, तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे। एक मिथ है लोगों में कि सभी लोग ये मानते हैं कि ज्यादा बाल धोने से ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और बाल टूटने लगेंगे, जबकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही शैम्पू यूज करते हैं और डेली वॉश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके बाल
अच्छे और स्ट्रांग हो जाएंगे, बिकॉज आपका स्कैल्प साफ सुथरा और क्लीन रहेगा, प्रॉपरली डेली मॉइस्चराइज्ड रहेगा। तो इस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, अगर आप हार्ड या गलत शैम्पू रेगुलरली डेली यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बाल टूटेंगे, बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज सेलेक्ट योर शैम्पू बिफोर यूजिंग इट। आपको पता होना चाहिए कि क्या शैम्पू में होना चाहिए जिसे मैं इजीली फ्रीली यूज कर सकता हूँ। देखिए, आप शैम्पू और कंडीशनिंग के बाद बिल्कुल नहीं भूलना है आपको लीव ऑन कंडीशनर्स लगाना। लीव ऑन कंडीशनर कोशिश कीजिए कि नेचुरल मिल जाए आपको। ग्रेप सीड ऑयल, इट इज अ वेरी गुड लीव ऑन कंडीशनर। आप नहाने के बाद, शैम्पूइंग के बाद हल्का सा ड्राई करें और पूरे लेंथ में आप लीव ऑन कंडीशनर, मतलब बाथरूम में ही आप लगा लीजिए, इवन स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। इट इज सो लाइट, वो जरा भी हेवीनेस नहीं देगा और आपके बाल बहुत लस्टरफुल, शाइनी, की लेंथ भी बढ़ाने में वो मदद करेगा। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए और वो स्टिकी नहीं होता है और एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपके बालों में पूरे दिन रहती है और आपको इवन सन प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, बिकॉज एक कोटिंग बना देता है वो आपकी क्यूटिकल के ऊपर। सो आप यूज कीजिए ग्रेप सीड ऑयल हफ्ते में 2 बार 3 बार, या फिर आप जब भी शैम्पू करें उसके बाद डेफिनेटली एज अ लीव ऑन कंडीशनर उसको यूज कीजिए। आप बालों में प्रोटीन भी यूज करें। प्रोटीन, एक तो प्रोटीन होता है जो कि केराटिन जिसे बोलते हैं, वो केराटिन ट्रीटमेंट्स, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पार्लर्स में, क्लिनिक्स पे लोग कराते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। घर में ही आप अपने प्रोटीन्स ला करके बालों में लगा सकते हैं, वीकली लगा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स और कुछ अच्छे विटामिन्स वाले सीरम्स आते हैं जिसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। आप उन्हें यूज कीजिए वीकली। आप ओवरनाइट सर पे, स्कैल्प पे अपने कुछ ड्रॉप्स डाल के मसाज कर दीजिए। ओवरनाइट वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके हेयर्स को नरिश करेंगे। उसके अंदर प्रोकैपिल और रिडेंसिल नाम के कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, तो उसको डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इज हेयर ट्रिमिंग। आप ट्रिमिंग ऑफ द हेयर इज क्रूशियल, सो आप ना भूलें कि आपको ट्रिमिंग भी करनी है समय पर। आपको करीबन 3 हफ्ते पे अपने बालों को हल्का सा ट्रिम करना है। देखिए, मेल्स तो अक्सर कराते ही रहते हैं ट्रिमिंग, बट फीमेल्स में भी बहुत जरूरी है। जो आपकी अनइवननेस हो जाती है उसको भी हटाती है, प्लस आपकी ग्रोथ भी प्रमोट करती है, और साथ साथ स्प्लिट एंड्स और ब्रोकन हेयर्स वो साथ साथ निकलते रहते हैं। तो आप डेफिनेटली आपको करनी चाहिए ट्रिमिंग ऑफ द हेयर एवरी 3rd वीक। ट्राई टू अवॉइड हीट स्टाइलिंग, ये हमारा सेकंड फैक्टर है। जैसे कि कर्लर्स हैं, स्ट्रेटनर्स हैं, या फिर ब्लो ड्रायर्स होते हैं, जो हेयर ड्रायर्स होते हैं, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। वो आपके बालों को, आपका जो क्यूटिकल है अपर लेयर, उसको डैमेज कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। हीट से आप उस लेयर को ही हटा देते हैं। जब वो लेयर हट जाएगा तो नेकेड हेयर है, वो इजीली डैमेज हो जाएगा, इवन सनलाइट से, तेज हवाओं से, पॉल्यूशन से, डस्ट से। तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां पर ये सब जरूरी है करना, देखिए कोशिश तो यही करिए जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपको करना भी पड़ता है तो आप जो उसका टेम्परेचर है वो लो टू मीडियम ही रखिए, हाई पर ना जाइए। दूसरा, कुछ और टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे एक होते हैं वेव फॉर्मर्स और कर्लर बैंड्स आते हैं, आप उनको यूज कर लीजिए। कर्लर रिबन्स आते हैं, आप गूगल पे टाइप कीजिए वेव फॉर्मर्स, कर्लिंग रिबन्स, तो सारे मेंशन हो जाते हैं। आप उनमें से सेलेक्ट कीजिए जो आपको स्टाइल पसंद है, सीखिए उसमें से और उनको अपनाइए रादर देन यूजिंग एनी हीटिंग डिवाइस। हमारा जो 3rd फैक्टर है वो है आप न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लीजिए। देखिए, डाइट के बिना हेयर का वीडियो बिल्कुल बेकार है, बिकॉज डाइट इज द बेस ऑफ हेयर फाउंडेशन। तो आपको सबसे पहले बालों के लिए अच्छी खुराक की जरूरत है। अगर डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो ये आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी शैम्पूज, कितने भी ट्रीटमेंट्स कर लीजिए, सब वेस्ट है। तो इसलिए आप डाइट में हरी सब्जियां बहुत सारी लीजिए, जिसमें कि आपको आयरन मिलेगा, सारे तरह के विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। आप रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, दालें लीजिए, पनीर खाइए, चिकन लीजिए, एग्स लीजिए, सोयाबीन लीजिए और अंकुरित दालें लीजिए, अंकुरित चने लीजिए और कर्ड, ये सारे ही प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। और आप ओमेगा 3 डेफिनेटली अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। आप आलमंड्स लीजिए, वॉलनट्स लीजिए, और रेगुलर फ्लैक्स सीड लीजिए, और इवन एग्स में भी बहुत अच्छा आपको जिंक मिल जाता है। तो आप
और जो सीड्स हैं, नट्स हैं, हर तरह के दीज ऑल आर वेरी एसेंशियल। आपको विटामिन डी भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, विटामिन बी ग्रुप भी चाहिए, सी भी चाहिए, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो भी चाहिए। हेयर नीड्स एवरीथिंग एक्चुअली, इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग। आपको हर चीज का एक अलग मैकेनिज्म है, एक अलग रोल है। तो हमें एक न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना है। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो ध्यान तो देना ही होगा। साथ में हाइड्रेशन, पानी खूब सारा डेफिनेटली लीजिए, तभी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी न्यूट्रिएंट्स की, तभी आप हेल्दी रहेंगे। फोर्थ फैक्टर इज यूज ऑफ ऑयल। आप जैसे मैंने आपको बताया था मॉइस्चराइजेशन में, ऐसी फर्स्ट स्टेप में, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ऑयल आप यूज कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑयल दैट कैन बी यूज्ड फॉर हेयर। आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, और आप यूज कर सकते हैं ग्रेप सीड ऑयल। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑयल्स दैट यू कैन यूज फॉर हेयर्स। आप उन्हें यूज कीजिए, बिकॉज ऑयल आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज करेगा, उसको हाइड्रेट करेगा, उसको स्ट्रेंथनिंग देगा, उसकी प्रोटेक्शन करेगा और उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली कीप योर स्कैल्प एंड योर हेयर मॉइस्चराइज्ड। आप किसी फॉर्म में भी कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, बट ऑलवेज इंक्लूड मॉइस्चराइजेशन इन योर हेयर रूटीन। फिफ्थ वे टू मेक योर हेयर हेल्दी इज टेकिंग केयर ऑफ द स्कैल्प। हम में से ज्यादातर लोग अपने स्कैल्प की केयर नहीं करते, हेयर केयर में तो लगे रहते हैं। स्कैल्प केयर इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से नोट कीजिए क्या उसमें डैंड्रफ तो नहीं है। अगर डैंड्रफ या इची स्कैल्प है तो आप कीटोकोनाजोल शैम्पूज यूज करना शुरू करें, हफ्ते में 2 बार, 1 बार, डिपेंडिंग अपॉन द इचिंग एंड द डैंड्रफ। और जैसे जैसे डैंड्रफ क्लियर होती जाती है, आप कीटोकोनाजोल शैम्पू का यूज करना कम करते जाएं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप शैम्पू, कोई मेडिकेटेड शैम्पू यूज करते हैं, उसके बाद आप अपने रूटीन शैम्पू से भी दोबारा से स्कैल्प को वॉश करें। वो मेडिकेटेड शैम्पू है, वो मेडिसिन हम नहीं चाहते हैं कि पूरे दिन आपके बालों में लगी रहे और आपके बालों को नुकसान पहुंचाए और बालों को हार्ड करे। इसलिए जब भी आप मेडिकेटेड शैम्पू यूज करें, उसके बाद आप डेफिनेटली नॉर्मल रूटीन शैम्पू से भी उसको वॉश करें। अपने स्कैल्प को आप डेफिनेटली नरिश रखें, आप उसमें कुछ प्रोटीन सीरम्स और ऑयल्स वगैरह लगाते रहें, हेल्दी रखें और नोट करें कोई बॉयल्स तो नहीं है, कोई फॉलिकुलाइटिस तो नहीं है। और इस बात का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आप डेड लेयर्स हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। स्कैल्प स्क्रबिंग इज रियली रिक्वायर्ड। जो लोग नहीं करते हैं वो स्टार्ट कीजिए। आप वंस इन अ मंथ एटलीस्ट आपको स्कैल्प को स्क्रब करना है। एक ग्राउंडेड कॉफी पाउडर लीजिए, स्कैल्प में डाल लीजिए, 15 मिनट तक रब कीजिए, थोड़े वाटर लगा के उसमें 15 मिनट तक रब कीजिए। जो डेड स्किन सेल्स हैं वो सारे हट जाएंगे और आपका स्कैल्प बहुत ही फ्रेश फील करेंगे आप, और स्कैल्प क्लीन हो जाएगा और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, अच्छा लाइट फील करेंगे और हेयर ग्रोथ को एक अच्छा और चांस मिलेगा टू स्प्रेड। Our sixth point is always try to sleep on a satin or a silk pillowcase. देखिए इसके कई बेनिफिट्स हैं। जब आप एक सिल्क और सैटिन पिलो केस लेते हैं तो वो एक ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, इसमें एयर सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। ऐसी कई सारी स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि जो लोग सिल्क पिलोज पर सोते हैं उनके हेयर्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, सेफ रहते हैं। इनफैक्ट जब हम करबट लेते हैं तो हेयर के जो शाफ्ट होता है वो रब करता है। अगर आप सिंथेटिक या वुलन या फिर कोई हार्ड कॉटन क्लॉथ है तो उससे रब करेगा तो ग्रेजुअली आपके जो क्यूटिकल लेयर्स हैं, जो अपर लेयर्स ऑफ द हेयर्स हैं, वो डैमेज होते रहते हैं, जिसके कारण आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। ज्यादातर लोग इग्नोर करने की सोचेंगे, बट एक बार ट्राई करेंगे देन यू विल फील द चेंज। दूसरा, आपको जब सोते हैं तो नाइट स्वेट होता है थोड़ा सा, उसका जो मॉइस्चर होता है वो स्कैल्प और हेयर के बीच में ही रह जाता है, जबकि सैटिन पिलोज में ऐसा नहीं होता है। वो बिकॉज सर्कुलेशन एयर की इतनी अच्छी रहती है, वो मॉइस्चर एवोपरेट हो जाता है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो जाते हैं और हेयर रूट्स को फ्रेश, स्किन को फ्रेश एयर मिलती रहती है पूरी रात। द सेवेंथ फैक्टर इज स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ। देखिए जिन लोगों को कुछ डिजीज है वो डेफिनेटली उसका क्योर साथ साथ करते रहें। अगर डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल में रखें, थायराइड इश्यूज हैं तो उसे कंट्रोल में रखना जरूरी है, और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है या कोई किडनी डिसऑर्डर है
तो हर केस में आपको देखना है कि अपनी मेडिसिन टाइम से लीजिए, अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, रेगुलर ब्लड चेकअप्स कराइए, जिससे कि आपकी जो बाकी ऑर्गन्स की डिजीजेस हैं वो सब कंट्रोल में रहें, वो बैलेंस्ड रहें, वो ठीक हो जाएं, तभी आपके हेयर्स में वो एनर्जी आएगी। इनर हेल्थ डज मैटर्स, तो आप अपनी इनर हेल्थ पे डेफिनेटली फोकस कीजिए। स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ। 8th फैक्टर इज मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज रियली रिक्वायर्ड, बिकॉज आपने नोट किया होगा अगर फैमिली में कोई मिस हैपनिंग होती है किसी की, या फिर कोई बीमार हो जाता है, या वायरल फीवर होता है, जैसे कोविड हुआ था, उसके बाद जब ठीक हो जाता है तो यू सी हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल, बिकॉज फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है। ये बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उनको मेंटल स्ट्रेस, तो इस तरह का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आपके बालों के लिए बहुत खतरनाक है। जब भी आपकी लाइफ में आप नोट करें किसी तरह का भी स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका हेयर फॉल भी बढ़ेगा। तो हमें चीजों को लाइटली लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है, खुश रहना है और कोशिश तो करते ही रहना है एटलीस्ट। द 9th पॉइंट इज हेयर सप्लीमेंट्स। देखिए, सप्लीमेंट लेने में कोई नुकसान नहीं है। हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक है कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कभी कभार कि कितना इसमें प्रोटीन है, कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है हमारे डाइट, क्या खाने का समय मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बेटर है जिनकी बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, जो खाने को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, जिनका कोई खाने का टाइम नहीं है, वो पहले तो खाने को अच्छा करें और साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी ले लें। हेयर सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे मार्केट में आते हैं। कुछ टॉपिकल मतलब लगाने वाले सप्लीमेंट्स भी होते हैं, कुछ खाने वाले भी। आप दोनों ही घर में रख लीजिए, कभी कुछ कर लिया तो कभी कुछ कर लिया। जो खाने वाले सप्लीमेंट्स में इसके इंग्रेडिएंट्स में आप क्या देखें, बायोटिन 10 mg एटलीस्ट हो, कैल्शियम पेंटोथेनेट 200 मिलीग्राम उसमें जरूर होना चाहिए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बी ग्रुप और सेलेनियम। अगर आप टॉपिकल सप्लीमेंट लेना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स आते हैं। रिडेंसिल आपको आपकी हेयर्स को ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है। कैपेक्सिल और प्रोकैपिल भी आते हैं, वो भी आपकी लेंथ बढ़ाने में, हेयर की थिकनेस और वॉल्यूम देने में उनको काफी हेल्पफुल है। आप चाहें तो डेली यूज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, जब समय मिले कर लीजिए। आपको डेफिनेटली कुछ न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही। 10th पॉइंट इज सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया में ये कंसेप्ट है नहीं वैसे बालों का सन प्रोटेक्शन, बट आप जब सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि सन प्रोटेक्शन स्प्रेज भी आते हैं मार्केट में, आप उनको स्प्रेज कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप हैट लगाइए, अम्ब्रेला लीजिए, कैप्स लगाइए, तो अपना सन प्रोटेक्शन जरूरी है, बिकॉज यूवीए, यूवीबी लाइट्स डेफिनेटली आपको डैमेज कर सकती हैं, आपके हेयर को फोटो एजिंग कर सकती हैं, और जिसकी वजह से हेयर ग्रेइंग भी होती है और बालों का जो लक्ष्चर होता है, जो शाइन होती है, वो खत्म हो जाती है। 11th पॉइंट इज एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली कार्डियो करें तो बहुत अच्छा है। रनिंग करें, साइकिलिंग करें, आप इवन वेट लिफ्टिंग करें, या फिर जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, कोई सी भी ऐसी फिटनेस एक्सरसाइज जिसमें कि आपका हार्ट रेट थोड़ा सा हाई हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जब ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो आपके स्कैल्प में अच्छा खासा ब्लड फ्लो होने लगेगा, और जो स्टैग्नेंट ब्लड है, जिसमें कि डेब्रीज हैं, सेल के वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे। आपके जो हेयर रूट्स हैं उनको जब फ्रेश ब्लड मिलेगा, फ्रेश ब्लड में ऑक्सीजन होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो सब ग्रैब करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो भी ग्रैब करेंगे और ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो एक्सरसाइज इज मस्ट डू, डेली एटलीस्ट 30 मिनट अपना ब्लड सर्कुलेशन हाई करें, एक्सरसाइज करें। The 12th factor is listen to your hairs. बालों की बात सुने। कैसे सुने? देखिए, आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सपोज आपको बताया गया है कि भाई ये शैम्पू इतने दिन यूज करना है, ये ऐसे लगाना है, ये ऐसे करना है, बट आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको चेंज करें। एक शैम्पू जो 1000 लोगों को सूट करता है, जरूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे। तो इसलिए अपने आप को समझिए, अपने हेयर्स को समझिए। अच्छा, और कुछ लोग हैं जैसे
आपको अगर ऑयलिंग के लिए कोई बोलता है कि हाँ ऑयल कर, जैसे मैंने बोला कि अच्छे से ऑयलिंग मॉइस्चराइज करना है, आप डेली ऑयल करने लगते हैं, आप कोकोनट ऑयल लगाए जा रहे हैं, ऑलिव ऑयल लगाए जा रहे हैं, डेली लगाने लगते हैं और आपको सर में पिंपल्स होने लगते हैं, तो आप उस बात को समझें कि आपको वो सूट नहीं करता है, तो आप ऑल्टरनेट डे करें, आप ऑयल को चेंज करें। तो लिसन टू योर हेयर्स। आपको ये समझना है कि अपने बालों के लिए आपके लिए क्या अच्छा है, आप कैसे वॉश करते हैं, कितना वॉश करने पर आप अच्छा फील करते हैं। 13th फैक्टर मैं ये कहूंगा कि जो आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, इट शुड बी वेरी जेंटल काइंड ऑफ स्टाइलिंग। आई मीन हेयर को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उसको लूज रखिए, बहुत टाइट हेयर बैंड्स ना लगा के रखें पूरे दिन। मैंने देखा है कई मदर्स अपनी बच्चियों के बाल पूरे दिन ऐसे खींच के टाइट कर देती हैं और उसमें टाइट सा रबर बैंड बांध देती हैं, जिससे कि जो हेयर की रियल डायरेक्शन है वो ही चेंज होके पीछे हो जाती है और स्कैल्प उनका दिखने लगता है, जो फोरहेड है वाइड हो जाता है और पूरे दिन वो हेयर स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनको ब्रीदेबल स्पेस देना है। डू नॉट टाई द हेयर वेरी टाइटली, स्पेशली आप डायरेक्ट रबर बैंड तो बिल्कुल नहीं यूज कर रहे हैं। आपको कुछ सिल्क के या फिर कुछ सॉफ्ट कॉटन के बैंड्स लेने हैं और बहुत ज्यादा रैप्स नहीं करना है। जो बीट्स लगाते हैं उनको अवॉइड कीजिए, या फिर जो स्पेशल हेयर बैंड पूरे दिन लगा के या कर्लर्स लगा के या फिर कुछ इस तरह की फैंसी चीजें यूज करते हैं जिसमें बालों पर स्ट्रेस रहता है। इवन जो बंस बनाते हैं उसमें इतनी टाइट पिन्स लगा देते हैं कि वो नॉट्स इतने हार्ड हो जाते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं बालों को डैमेज करते हैं। वो इतने प्रेशर से भी आपका जो हेयर शाफ्ट है उसमें जो मटेरियल फ्लो हो रहा है वो फ्लो कहीं ना कहीं रुकता है और क्यूटिकल डैमेज होता है, फ्रिक्शन से भी डैमेज होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप कुछ हेयर स्टाइल ऐसा बनाएं जिसमें बाल थोड़ा सा लूज रहें और ट्राई टू अवॉइड वैक्सेस, हेयर वैक्सेस जो होती हैं, ट्राई टू अवॉइड सम स्टाइलिंग स्प्रेज। तो अपने स्टाइल पर बिल्कुल डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए कि हेयर स्टाइल शुड बी कंफर्टेबल फॉर द हेयर्स। और जो 14th फैक्टर है वो ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ एनी स्कैल्प डिजीज और हेयर डिजीज। आपको इस बारे में अवेयर रहना है कि क्या मुझे कोई स्कैल्प की डिजीज तो नहीं है। जैसे कि एक डिजीज होती है एलोपेशिया एरियाटा, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया से बाल चले जाते हैं, वो जनरलाइज्ड डिफ्यूज पैटर्न में नहीं जाते, एक पर्टिकुलर एरिया से चले जाते हैं, एकदम बाल पैच आ जाता है, दैट इज एलोपेशिया एरियाटा। तो आपको वो देखना है कि ऐसा कोई पैच तो नहीं है। स्कैल्प में ऐसी डैंड्रफ जिससे आप स्क्रैच करने पे ब्लीडिंग पॉइंट्स बन जाते हैं, तो ऐसी डैंड्रफ यानी कि सोरायसिस तो नहीं है, या फिर कुछ येलोइश स्टिकी सा हो जाता है कभी कभी, तो दैट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कहीं वो तो नहीं है। तो हर चीज पे आपको नजर रखनी है कि आपके बालों में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लाइस तो नहीं है, या फिर किसी तरह का कोई इशू जिसमें कि आप इचिंग करते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने में बिल्कुल देरी ना करें, बिकॉज ये डिजीज ग्रेजुअली आपकी हेयर रूट्स को डैमेज कर देंगी और आप धीरे धीरे परमानेंट हेयर लॉस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए 14th फैक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द डिजीज। आप डिजीज को पहले ही पहचानें और पहले ही ट्रीट करें। बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हेयर ग्रोथ के लिए इन जनरल भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मीजोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर थेरेपी, PRPs, फिब्रिन थेरेपीज एंड ट्रांसप्लांट तक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी इज लाइक प्रोवाइडिंग सो मच गुड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर हेयर्स। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं जिनकी डिजीज बहुत ज्यादा है। और फिर कभी किसी वीडियो के साथ मैं इन ट्रीटमेंट्स को भी डिस्कस करूंगा कि आप कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आपके लिए सही रहेंगे, कौन से नहीं। और फिलहाल signing off from Dr. Nitin Verma. So I'll see you in another video. Thanks a lot. Thanks for watching. Take care.